बीए तृतीय वर्ष में हैदर अली और टीपू सुल्तान के बाद आज हम पढ़ रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह का जो क्वेश्चन है वह दो भागों में विभक्त है। पहला भाग है महाराजा रणजीत सिंह तथा उनका शासन प्रबंध, और दूसरे भाग की जब हम चर्चा करेंगे, पहले भाग में महाराजा रणजीत सिंह को पढ़ रहे हैं कि महाराजा रणजीत सिंह, क्वेश्चन हमारा बनेगा महाराजा रणजीत सिंह पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो महाराजा रणजीत सिंह कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे जिनका अंग्रेजों से युद्ध हुआ। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा महाराजा रणजीत अंग्रेज तथा सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह और उनके शासन प्रबंध की। महाराजा रणजीत सिंह का प्रारंभिक जीवन हम पढ़ते हैं तो इनका जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरावाला में सुकरचकिया मिसल के नेता महासिंह के यहाँ पर हुआ था। बचपन से उनकी बाईं आंख चेचक के कारण खराब हो गई थी। रणजीत सिंह को घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र संचालन और युद्ध कला में निपुणता प्राप्त थी। 1792 में पिता की मृत्यु के बाद वह 12 वर्ष की आयु में सुकरचकिया मिसल जो उनका था उसके संरक्षक बने, उसके सरदार बने। उनकी माता राजकौर ने उनकी संरक्षिका के रूप में शासन किया। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह मेहताब कौर नामक एक कन्या से हुआ। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक शासन करना शुरू किया। अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की। तो ये तो था रणजीत सिंह का प्रारंभिक जीवन। अब हम चर्चा करते हैं महाराजा रणजीत सिंह की विजय की। महाराजा रणजीत सिंह महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, महत्वाकांक्षी शासक थे। अपने साहस, पराक्रम और कूटनीति के बल पर उन्होंने 19 वर्ष की आयु से ही अपने विजय अभियान प्रारंभ कर दिए। अब सबसे पहले उन्होंने विजय प्राप्त की लाहौर पर विजय, जो प्राप्त की 1799 ईस्वी में। अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने 1798 में लाहौर पर आक्रमण कर दिया तथा लाहौर पर अधिकार जमा लिया, परंतु उसके भाई महमूद के विद्रोह के कारण उसे काबुल से लौटना पड़ा। लौटते समय जमान शाह की जो तोपें थी वो दलदल में फंस गई। रणजीत सिंह ने उसकी तोपें सुरक्षित काबुल भिजवा दी। इस पर जमान शाह रणजीत सिंह से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति प्रदान कर दी। रणजीत सिंह ने लाहौर पर आक्रमण करके 7 जुलाई 1799 को उसके ऊपर अधिकार कर लिया। दूसरे नंबर पे आता है सिख मिसलों पर विजय। रणजीत सिंह ने जो अन्य और सिख मिसलें थी उनके ऊपर जैसे 1803 में अकालगढ़, 1804 में कसूर और झंग तथा 1805 में अमृतसर पर अधिकार कर लिया। 1809 में उन्होंने गुजरात पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद आता है सतलज पार के प्रदेशों पर अधिकार। रणजीत सिंह सभी सिख राज्यों को मिलाकर एक प्रबल सिख राष्ट्र बनाना चाहते थे। जिंद, पटियाला, नाभा, सतलज पार की सिख मिसलें थी। तो 1806 में उन्हें अवसर भी मिला जब नाभा और पटियाला में संघर्ष छिड़ गया। तो नाभा के राजा ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी। रणजीत सिंह ने पटियाला के राजा के विरुद्ध नाभा के राजा की मदद की। पटियाला के राजा ने पराजित होकर रणजीत सिंह की अधीनता स्वीकार कर ली। 1807 में रणजीत सिंह ने अंबाला, थानेश्वर, नारायणगढ़ तथा फिरोजपुर पर भी विजय प्राप्त कर ली और इस प्रकार से उन्होंने सिख जो अन्य मिसलें थी उनके ऊपर विजय प्राप्त की। रणजीत सिंह और सतलज पार के जो प्रदेश थे उनके ऊपर अधिकार प्राप्त किया। इसके बाद रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों और रणजीत सिंह का जो पहला प्रत्यक्ष संपर्क था वह 1800 ईस्वी में हुआ। उस समय अफगानिस्तान का शासक जमान शाह भारत पर आक्रमण की योजना बना रहा था। अतः 1800 में बेलेजली ने मुंशी यूसुफ अली को अमूल्य भेंट प्रदान करके रणजीत सिंह के दरबार में भेजा और उससे यह अनुरोध की कि वह जमान शाह को सहायता नहीं दे। परंतु जमान शाह के आक्रमण का भय अंत होते ही मुंशी यूसुफ अली को वापस बुला लिया गया और इस तरीके से अंग्रेज तथा रणजीत सिंह की पहली भेंट हुई।
इसके बाद आता है लाहौर की संधि 1806 ईस्वी। 1805 में मराठा सरदार होलकर अंग्रेजों से पराजित होकर पंजाब पहुंचा और उसने रणजीत सिंह से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता की याचना की। रणजीत सिंह ने मराठों की सहायता नहीं की क्योंकि वह अंग्रेजों को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते थे। अतः 1 जनवरी 1806 को लाल लेक तथा रणजीत सिंह के बीच मित्रता तथा सहयोग की एक संधि हुई जिसको लाहौर की संधि कहा जाता है। ये संधि हुई 1 जनवरी 1806 को संधि हुई मित्रता के लिए। इस संधि में जो प्रमुख शर्तें थी वह थी, अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को आश्वासन दिया कि वे पंजाब से अपनी सेनाएं हटा देंगे और मराठों को पंजाब में अनुमति प्रदान नहीं करेंगे। रणजीत सिंह उपद्रव नहीं करने देंगे मराठों को पंजाब में। इसके अलावा रणजीत सिंह होलकर को अमृतसर छोड़ने के लिए कहेगा और कम से कम उसे 30 मील दूर भगा देगा, 30 मील दूर भेज देगा। अगला पॉइंट है चार्ल्स मेटकाप तथा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह सतलज पार की सिख मिसलों पर अपना अधिकार कर लेना चाहते थे। उन्होंने पटियाला, नारायणगढ़, जीरा बदनी पर भी अधिकार कर लिया था। रणजीत सिंह के इन अभियानों से भयभीत होकर सतलज पार की जो रियासतें थी उन्होंने अंग्रेजों से संरक्षण देने की प्रार्थना की। अतः गवर्नर जनरल जो लॉर्ड मिंटो थे उन्होंने अपने प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकाप को रणजीत सिंह के पास मैत्रीपूर्ण संधि करने के लिए भेजा। मेटकाप ने रणजीत सिंह से 11 सितंबर 1808 को भेंट की और प्रार्थना की कि फ्रांस भारत पर आक्रमण करे तो वह अंग्रेजों का साथ दे, परंतु रणजीत सिंह ने शर्त रखी कि वह सहायता तभी देगा जब उसे सतलज पार के प्रदेशों का स्वामी मान लिया जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह की यह शर्त मेटकाप ने नहीं मानी और जो वार्ता थी वह विफल हो गई। अंग्रेजों ने अनुभव किया कि बिना शक्ति प्रदर्शन के बल पर रणजीत सिंह जो है वो झुकने वाले नहीं हैं। इसलिए फरवरी 1809 में मेजर जनरल ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में एक विशाल सेना रणजीत सिंह के विरुद्ध भेजी गई। रणजीत सिंह अंग्रेजों से टक्कर लेने में असमर्थ थे, अतः उन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली। तो ये था चार्ल्स मेटकाप और रणजीत सिंह का एक तरीके से मुलाकात, भेंटवार्ता। इसके बाद आता है अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809। दोनों पक्षों ने स्थायी रूप से मित्रता बनाने का निश्चय किया, अंग्रेजों ने और रणजीत सिंह ने। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया था। रणजीत सिंह ने सतलज नदी के पूर्व के राज्यों को में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। सतलज के पश्चिम के क्षेत्रों में रणजीत सिंह को खुली छूट दे दी गई। अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। किसी भी पक्ष द्वारा, तीसरी जो शर्त थी उसकी ये थी कि किसी भी पक्ष द्वारा संधि की धारा का उल्लंघन करने पर संपूर्ण जो संधि है वह क्या मानी जाएगी, समाप्त मानी जाएगी। तो ये थी अमृतसर की संधि जो हुई 25 अप्रैल 1809 को। इसके बाद आता है उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में राज्य विस्तार। उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में राज्य विस्तार, इसमें क्या है कि रणजीत सिंह ने उत्तर पश्चिम की ओर अपना सीमाओं का विस्तार करते हुए अनेक प्रदेश, जिनमें 1809 में कांगड़ा, 1805 में अटक, 1809 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर तथा 1823 में पेशावर पर आक्रमण करके लद्दाखी सेनाओं को पराजित किया और लद्दाख पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। इस प्रकार एक शक्तिशाली तथा विशाल राज्य का संगठन करने में उन्होंने शानदार सफलता प्राप्त की। 27 जून 1839 को 59 वर्ष की उम्र में लकवे की बीमारी के कारण महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। तो ये थे महाराजा रणजीत सिंह और उनकी विजय तथा उनकी एक तरीके से उनका प्रारंभिक जीवन, उनकी विजय और उनके जीवन में जो उन्होंने अपने कार्य किए वो। अब जैसे कि उनका सिख मिसलों पर उन्होंने विजय प्राप्त की, सतलज पार के प्रदेशों पर अधिकार प्राप्त किया, महाराजा रणजीत सिंह की अंग्रेजों से भेंट वार्ता, उनके द्वारा लाहौर की संधि की गई, अमृतसर की संधि की गई 25 अप्रैल 1809 को। अब आता है रणजीत सिंह का शासन प्रबंध। रणजीत सिंह महान विजेता के साथ साथ उच्च कोटि के कुशल प्रशासक भी थे। उसने अपने राज्य में शासन प्रबंध की ओर समुचित ध्यान दिया। अब उनका जो शासन था वो था एक तंत्रीय शासन।
एक तंत्रीय शासन में सबसे पहला पॉइंट आता है राजा। रणजीत सिंह के शासन का स्वरूप एक तंत्रीय था। वह स्वयं संपूर्ण सत्ता का केंद्र बिंदु थे और शासन के समस्त अधिकार उन्हीं के ही हाथ में थे। राज्य के प्रत्येक महत्वपूर्ण मामलों में उनका निर्णय अंतिम होता था और राज्य के प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य था कि वह उसकी आज्ञाओं का निष्ठापूर्वक पालन करे। वह एक उदार प्रशासक थे जिसके राज्य में सभी समुदाय और वर्गों के कल्याण का ध्यान रखा जाता था। रणजीत सिंह अपने को खालसा का प्रतिनिधि मानते थे। उन्होंने कोई पदवी धारण नहीं की तथा अपने नाम के सिक्के भी नहीं ढलवाए तथा आज्ञा पत्र जारी करते समय केवल सरकार तथा सरकार खालसा शब्दों का ही उन्होंने प्रयोग किया। उनके सिक्कों पर नानक सहाय और गोविंद सहाय अंकित रहता था। उनके शासनकाल में जो प्रजा थी वह सुखी एवं संतुष्ट थी। दूसरे नंबर पे आता है मंत्री। रणजीत सिंह ने अपनी सहायता के लिए 5 मंत्री नियुक्त किए। वे विश्वास पात्र योग्य व्यक्ति थे जो रणजीत सिंह को प्रत्येक विषय पर सलाह देते थे। वजीर का पद महत्वपूर्ण था। ध्यान सिंह उनका वजीर था। विदेश मंत्री के पद पर उन्होंने फकीर अजीजुद्दीन को नियुक्त किया था और राज्य का प्रधान सेनापति सुरक्षा मंत्री भी वही होता था। दीवान मोहकम सिंह को उन्होंने अपना युद्ध मंत्री नियुक्त किया और वित्त विभाग की देखभाल भवानी दास, दीनानाथ आदि लोग जो थे वो किया करते थे। ये महाराजा रणजीत सिंह के सलाहकार थे और सलाहकार मात्र थे। अंतिम निर्णय महाराजा का ही हुआ करता था। मंत्रियों के अलावा रणजीत सिंह ने 12 प्रशासनिक विभाग भी स्थापित किए थे जो राज्य के विभिन्न कार्यों की व्याख्या करते थे। इसके अलावा आता है सूबों की शासन प्रबंध। रणजीत सिंह का जो राज्य था वो 4 सूबों और प्रांतों में विभक्त था। इनमें है कश्मीर था, मुल्तान था, पेशावर था और लाहौर था। सूबों का सर्वोच्च अधिकारी था वो नाजिम कहलाता था। सूबे का मुख्य अधिकारी कारदार कहलाता था। कारदार सूबे के एक निश्चित भूभाग की शासन की जो निगरानी था उसको रखा करता था। सूबे जो थे वो परगनों में विभाजित थे और प्रत्येक परगना जो था वो तालुकों में विभाजित था। प्रत्येक तालुकों में 50 से लेकर के 100 तक गांव होते थे। गांवों को कहा जाता था मौजे। स्थानीय प्रशासन का कार्य जो करती थी वो ग्राम पंचायतें करती थी। इसके अलावा आता है वित्तीय प्रशासन। राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत था वो भूमि कर था। कारदार नामक अधिकारी फसल काटने के समय किसानों से भूमि कर वसूल करते थे। किसानों से उनकी भूमि की उर्वरता के आधार पर 33 से 55% तक का कर वसूल किया जाता था। 1835 में भूमि कर वसूली के लिए ठेका प्रणाली शुरू की गई थी। संकट के समय किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। भूमि कर के अतिरिक्त सीमा कर है, चुंगी कर है, नमक कर है, उपहार कर है, जुर्माने हैं, न्यायालय शुल्क है आदि अन्य आय के साधन भी थे। अब हम बात करें न्याय व्यवस्था की। रणजीत सिंह की जो न्याय व्यवस्था थी वह लिखित कानून के ऊपर आधारित नहीं थी। उसने न्याय करने के अलावा के अलग से अधिकारियों को नियुक्त नहीं की थी। उनके राज्य में एक समान न्याय की व्यवस्था रही। मुसलमानों के अभियोग का निर्णय काजी किया करते थे। गांवों के झगड़ों का फैसला ग्राम पंचायतें करती थी। प्रांतों में नाजिम और कारदार न्याय करते थे। जागीरी क्षेत्रों में जागीरदार न्याय करते थे। राजधानी लाहौर में राज्य की सर्वोच्च अदालत थी जिसे अदालत ओला कहा जाता था, जिसमें राज्य के अधिकारी न्याय प्रदान करते थे। रणजीत सिंह स्वयं राज्य के प्रधान न्यायाधीश थे। राज्य का दंड विधान जो था वो कठोर था। अपराधियों के हाथ पैर काट दिए जाते थे। आर्थिक जुर्माने का भी उस समय प्रचलन था। इसके बाद आता है सैनिक व्यवस्था। रणजीत सिंह की जो सैन्य व्यवस्था थी वह भी प्रशिक्षित सेना का उनके द्वारा गठन किया गया था। उनकी सेना के 2 भाग थे, फौज ए खास तथा फौज ए बाकबायद। एक तरीके से फौज ए खास के 3 मुख्य अंग थे जिनमें घुड़सवार था, पैदल था और तोपखाना था। सेना को प्रशिक्षण देने के लिए उन्होंने 2 फ्रांसीसी अधिकारी नियुक्त किए थे। एलाई ने घुड़सवार सेना और बेंचुरा ने पैदल सेना को प्रशिक्षित किया था। उनकी सेना की विशेषता एक शक्तिशाली तोपखाना थी। 1810 में दरोगा ए तोपखाना नामक पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे। 1827 में जनरल फोर्ड को तोपखाने का काम सौंपा गया। तो ये थी उनकी सैनिक व्यवस्था। तोपखाने को भी 3 भागों में बांटा जाता था, तोपखाना ए जिंसी, तोपखाना ए अस्पी और जबूर खाना। तो
सैनिकों को जो उस समय नगद वेतन दिया जाता था, उनकी सेना में अधिकांशतः सिख सैनिक थे। सेना में अनुशासन के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता था। अब आता है महाराजा रणजीत सिंह का मूल्यांकन। महाराजा रणजीत सिंह महान सेनानायक, संगठनकर्ता और प्रशासक थे। उनका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने छोटी छोटी सिख मिसलों को एकता के सूत्र में आबद्ध किया और पंजाब जैसे शक्तिशाली सिख राज्य की स्थापना की। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के अधूरे कार्य को पूरा किया। उन्होंने सिखों में आत्मविश्वास पैदा किया और उन्हें संगठित करके उनका एक शक्ति के रूप में रूपांतरण कर दिया। वह एक धर्म सहिष्णु शासक थे, विद्वानों का आदर करने वाले व्यक्ति थे और अपने इन्हीं गुणों के कारण उन्होंने अस्त व्यस्त सिख जाति को एक शक्तिशाली एवं सुसंगठित राष्ट्र शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने में वह सफल रहे। तो ये थे महाराजा रणजीत सिंह और उनका शासन प्रबंध। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आंग्ल सिख युद्ध।